गाइस, वेलकम बैक। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो मतलब तुम प्रोटीन प्यूरिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हो। अब इंटर कर रहे हैं एक नए जोन में, बायोफिजिकल टेक्निक्स। और ऑनेस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें मशीन्स, वेवलेंथ, ग्राफ और लगता है फिजिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन CSIR के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अलग है। एग्ज़ाम मशीन को बटन कैसे दबाना है वो नहीं पूछता है, वो पूछता है कि किस टेक्निक से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, किस वेवलेंथ का क्या मतलब है और किस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक यूज़ होगी। अगर ये लॉजिक समझ आ गया तो स्पेक्ट्रोस्कोपी तुम्हारा फेवरेट टॉपिक बन सकता है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? सोचो, तुम्हारे रूम में कंप्लीट डार्कनेस है, तुम किसी ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते। जैसे ही लाइट ऑन होती है तुम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हो। बायोलॉजी में भी ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है। हम मॉलिक्यूल को डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं तो हम उस पर लाइट डालते हैं और देखते हैं मॉलिक्यूल लाइट के साथ क्या करता है। क्या वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट करता है या एब्जॉर्ब करके वापस इमिट करता है। बस इसी साइंस को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिफरेंट टेक्निक्स सिर्फ लाइट के साथ मॉलिक्यूल के डिफरेंट बिहेवियर को मेजर करती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लाइट भी तो अलग अलग टाइप की होती है, सब लाइट सेम तो होती नहीं है। तुमने भी नाम सुना होगा, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और हर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इस स्पेक्ट्रम को डिफरेंट पार्ट यूज़ करती है। आज हम सिर्फ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो नाम से ही क्लियर है, ये दो रीजन्स यूज़ करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन और विजिबल रीजन। नॉर्मली यूवी अराउंड 200 to 400 नैनोमीटर होता है एंड विजिबल 400 to 700 नैनोमीटर। और मॉलिक्यूल इन वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब क्वेश्चन आता है, हर मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब क्यों नहीं करता है? इसका भी एक रीज़न है। हर मॉलिक्यूल के अंदर कुछ स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रोमोफोर्स। ये वही ग्रुप्स होते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जहाँ कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स हो, डबल बॉन्ड हो, एरोमेटिक रिंग हो, वहाँ एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑलमोस्ट कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी देखो, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्रोमोफोर कौन है? 3 क्रोमोफोर्स हैं। नंबर 1 पेप्टाइड बॉन्ड। हर प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता ही है और पेप्टाइड बॉन्ड एब्जॉर्ब करता है फार यूवी रीजन में, मतलब अराउंड 190 to 220 नैनोमीटर। इसी रीजन की वजह से प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टडी करने वाली टेक्निक्स भी इस रीजन में काम करती है। ये बात आगे सर्कुलर डाइक्रोऑर्गेनिज्म में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नंबर 2 पर आता है प्रोटीन के अंदर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, और इनमें भी ऑर्डर याद रखना, ट्रिप्टोफैन हाईएस्ट, टायरोसिन एंड देन फिनाइलएलेनिन। सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रिप्टोफैन का, और इसी वजह से जब हमें किसी प्यूरिफाइड प्रोटीन की कंसंट्रेशन एस्टिमेट करनी होती है हम जनरली एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं 280 नैनोमीटर पर। बस ये नंबर याद रखो, प्रोटीन 280 नैनोमीटर, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन का पॉइंट बनता है। नंबर 3 DNA और RNA। इनके अंदर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स तो नहीं होते हैं, इनके पास नाइट्रोजन बेसेस होते हैं जैसे प्यूरिन, पिरिमिडिन, और ये एब्जॉर्ब करते हैं 260 नैनोमीटर पर। इसलिए DNA क्वांटिफिकेशन हमेशा 260 नैनोमीटर पर ही होता है। ये भी एक डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट है। अब एक बहुत फेमस कंपैरिजन है 260 और 280 का। ये दोनों नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। प्रोटीन्स में होते हैं अमीनो एसिड्स और उसका होता है 280 नैनोमीटर, DNA में न्यूक्लिक एसिड और उसका होता है 260 नैनोमीटर। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मान लो तुम्हारे पास एक सैंपल है, तुम्हें नहीं पता उसमें प्रोटीन ज़्यादा है या DNA कंटामिनेशन है। तब साइंटिस्ट क्या करता है? वो क्या करता है, एक एब्जॉर्बेंस 260 नैनोमीटर और 280 नैनोमीटर दोनों को मेजर करता है और उनका रेशियो देखता है। अब एक क्वेश्चन है, क्या मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद परमानेंटली लाइट को रख लेता है
बिल्कुल नहीं। जब लाइट एब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करता है। ये एक्साइटेड स्टेट होती है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं होती। इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आता है और इसी रिटर्न जर्नी से अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स डेवलप होती हैं। कहीं सिर्फ एब्जॉर्प्शन मेजर होता है, कहीं इमिटेड लाइट और कहीं पोलराइजेशन। इसी वजह से यूवी विजिबल, फ्लोरोसेंस और सीडी अलग अलग टेक्निक्स हैं। अभी तक आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, अब इसका प्रैक्टिकल यूज समझेंगे। और बिलीव मी, अगर बीयर लैम्बर्ट लॉ समझ आ गया तो यूवी विजिबल के 70 to 80% न्यूमेरिकल्स ऑटोमेटिकली ईजी लगने लगेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा इमेजिनेशन करो। मान लो तुम्हारे पास 2 ग्लास है। एक ग्लास में बिल्कुल क्लीन वाटर है और दूसरे में स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी। अगर दोनों पर सेम इंटेंसिटी की लाइट डाली तो कौन सी लाइट ज़्यादा पास होगी? ऑब्वियसली वाटर वाली। कॉफ़ी वाली लाइट काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेगी। यही बीयर लैम्बर्ट लॉ का बेसिक लॉजिक है। जितना कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। अब 2 टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। एब्जॉर्बेंस यानी कितनी लाइट सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली, एंड ट्रांसमिटेंस यानी कितनी लाइट सॉल्यूशन से निकलकर डिटेक्टर तक पहुंच गई। सिंपल रिलेशन है, ज़्यादा एब्जॉर्बेंस कम ट्रांसमिटेंस एंड वाइस वर्सा। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं। अब आता है सबसे फेमस फार्मूला A = ECL। ये फार्मूला रटना मत, इसका लॉजिक समझना। यहाँ A एब्जॉर्बेंस को, E एप्सिलॉन मतलब मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ये बताता है मॉलिक्यूल लाइट को कितनी स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है। हर मॉलिक्यूल का एप्सिलॉन अलग होता है। C यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डबल होगी तो एब्जॉर्बेंस भी डबल होगा। और L यानी कि पाथ लेंथ, नॉर्मली क्यूवेट की विड्थ होती है और एग्जाम में अगर कुछ मेंशन ना हो तो 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेना, ये स्टैंडर्ड लेबोरेटरी क्यूवेट होती है। अब देखो कितना सिंपल रिलेशन हो गया। कंसंट्रेशन डबल, एब्जॉर्बेंस डबल, पाथ लेंथ डबल, एब्जॉर्बेंस डबल। इसलिए बीयर लैम्बर्ट लॉ एक लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करता है। इसी वजह से कैलिब्रेशन कर्व भी स्ट्रेट लाइन होती है। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज एब्जॉर्बेंस 0.8 है, एप्सिलॉन की वैल्यू 4000, पाथ लेंथ 1 और क्वेश्चन पूछा गया है कंसंट्रेशन कितनी होगी। बस यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। एब्जॉर्बेंस = एप्सिलॉन CL। C हम कैसे निकालेंगे? एब्जॉर्बेंस बाय एप्सिलॉन इंटू लेंथ। तो हमारा C जो निकल कर आएगा वो होगा 0.8 डिवाइडेड बाय 4000। बस इतने में आंसर आ जाता है। एग्जाम में कैलकुलेशन इसी लेवल का होता है। फॉर्मूला याद हो तो 20 सेकंड का ही क्वेश्चन है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एब्जॉर्बेंस कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं जितनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस उतना बेटर होगा, लेकिन ये गलत है। अगर एब्जॉर्बेंस बहुत हाई हो गई, डिटेक्टर तक लाइट पहुंच ही नहीं पाती और रिजल्ट इनएक्यूरेट हो जाता है। इसलिए जनरली 0.1 या मैक्सिमम 1.5 के अराउंड एब्जॉर्बेंस रिलायबल मानी जाती है। अगर सैंपल बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो तो उसे डाइल्यूट करना ज़रूरी है और फिर दोबारा से रीडिंग लो। अब आता है एक फेवरेट CSIR का कॉन्सेप्ट, DNA प्योरिटी। तुमने सुना होगा एब्जॉर्बेंस 260 डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस 280 का रेशियो। ये रेशियो कंटामिनेशन चेक करने के लिए यूज़ होता है। अगर सैंपल प्योर DNA है तो रेशियो अराउंड 1.8 आता है। अगर RNA है तो लगभग 2, और अगर प्रोटीन कंटामिनेशन ज़्यादा है तो रेशियो 1.8 से नीचे चला जाएगा। इसलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो लैब है वहाँ ये रेशियो मोस्टली डेली यूज़ होता है और यहीं से CSIR इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस पूछता है। अब अगला सवाल, बीयर लैम्बर्ट लॉ फेल कब होता है? ये भी एक फेवरेट स्टेटमेंट है। लॉ तब तक अच्छा काम करता है जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। अगर कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गई तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत क्लोज आ जाते हैं, लाइट स्कैटरिंग बढ़ जाती है और लीनियरिटी टूट जाती है। इसी वजह से ग्राफ स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व बनने लगता है। मतलब बीयर लैम्बर्ट लॉ की आइडियल कंडीशंस परफेक्टली फॉलो ही नहीं होती। एक और प्रैक्टिकल पॉइंट है, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट में भी एरर आ जाता है।
जैसे रॉन्ग वेवलेंथ या फिर डर्टी क्यूवेट्स, फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं क्यूवेट पे, एयर बबल्स आ जाते हैं, क्यूवेट में स्क्रैच हो जाते हैं बार बार यूज से, ये सब एब्जॉर्बेंस को अफेक्ट कर देते हैं। रियल लेबोरेटरी में छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसा कि आपको पता है यूवी विजिबल हमें बताता है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, बस। लेकिन सर्कुलर डाइक्रोमिज्म या CD स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्टेप आगे जाता है। ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन नहीं देखता, ये कंपेयर करता है राइट एंड लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट को। अब नेचुरली क्वेश्चन तो आता ही है, ये सर्कुलरली पोलराइज लाइट क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, नॉर्मल लाइट हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, पोलराइज लाइट एक फिक्स डायरेक्शन में, और सर्कुलरली पोलराइज लाइट स्पाइरल मोशन में ट्रेवल करती है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। प्रोटीन दोनों को इक्वल एब्जॉर्ब नहीं करता और इसी डिफरेंस को मेजर करता है CD स्पेक्ट्रोस्कोपी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, फिजिक्स में तो जाना ही मत। प्रोटीन ही क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स कायरल मॉलिक्यूल्स हैं और कायरल मॉलिक्यूल्स ही लेफ्ट और राइट पोलराइज लाइट को एक साथ डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं। इसी वजह से CD स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोटीन्स के लिए इतनी ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर प्रोटीन अल्फा हेलिक्स में है तो ग्राफ अलग, बीटा शीट में ग्राफ अलग और रैंडम कॉइल में ग्राफ अलग, और एग्जाम में एग्जैक्टली इसी ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। अब इसे याद करते हैं। अल्फा हेलिक्स, इसका जो दुनिया में सबसे फेमस CD ग्राफ है, इसमें 2 नेगेटिव पिक्स आती है, एक 208 नैनोमीटर पर और दूसरी 222 नैनोमीटर, और एक पॉजिटिव पिक अराउंड 190 से 192 नैनोमीटर पर। अगर ग्राफ में 2 नेगेटिव पिक्स दिखे 208 और 222, तो सीधा आंसर करना अल्फा हेलिक्स। ये रटने वाली नहीं, आइडेंटिफाई करने वाली चीज़ है। बीटा शीट्स, यहाँ 2 पिक्स नहीं होते, एक मेजर नेगेटिव पिक होता है अराउंड 218 नैनोमीटर पर और पॉजिटिव पिक होता है 195 नैनोमीटर के आसपास। यहाँ एग्ज़ाम ट्रिप यही होता है, स्टूडेंट्स 218 को अल्फ़ा हेलिक्स समझ लेते हैं। याद रखो, 2 नेगेटिव अल्फ़ा हेलिक्स, सिंगल बीटा शीट। अब रैंडम कॉइल में क्या होता है? ये अनफोल्डेड प्रोटीन होता है, इसका ग्राफ ऑलमोस्ट फ्लैट लगता है और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पीक अराउंड 195 नैनोमीटर, मतलब प्रोटीन प्रॉपरली फोल्डेड ही नहीं होता है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है। सपोज तुमने एक प्रोटीन को हीट कर दिया या यूरिया डाल दिया, प्रोटीन अनफोल्ड होने लगेगा। CD ग्राफ में क्या चेंज आएगा? सिंपल सी बात है, 208 और 222 नैनोमीटर वाली जो अल्फ़ा हेलिक्स की पीक है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होगी और रैंडम कॉइल वाली पीक डोमिनेट करेगी। इसी प्रिंसिपल से साइंटिस्ट प्रोटीन फोल्डिंग की स्टडी करते हैं। फार यूवी और नियर यूवी, ये भी एक फेवरेट MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। फार यूवी CD स्पेक्ट्रोस्कोपी 190 से 250 नैनोमीटर ये डिटेक्ट करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड्स एब्जॉर्ब करते हैं। नियर यूवी CD स्पेक्ट्रोस्कोपी में 250 से 320 नैनोमीटर और ये डिटेक्ट करता है टर्शरी स्ट्रक्चर। यहाँ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर प्रोटीन अनफोल्ड हो गया, नियर यूवी सिग्नल ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाता है। इसके रियल लाइफ में भी कुछ एप्लीकेशंस हैं। सपोज साइंटिस्ट ने एक म्यूटेंट प्रोटीन बनाया, म्यूटेशन के बाद प्रोटीन फोल्ड हुआ है या नहीं हुआ है, क्रिस्टल बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो सिंपली CD स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं। अगर स्पेक्ट्रम सेम है, प्रोटीन फोल्डिंग सेम, अगर स्पेक्ट्रम चेंज हो गया, स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी CD स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ पहले इमेजिन करो, कभी डार्क रूम में फ्लोरोसेंट स्टिकर्स देखे हैं या फिर UV लाइट में ग्लो करते हुए कुछ देखा है? ये जो ग्लो है यही फ्लोरोसेंस का बेसिक आइडिया है। मतलब पहले मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर थोड़ी देर बाद में लाइट खुद इमिट हो जाती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, जो लाइट बाहर आती है उसकी एनर्जी कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा। ये ही फ्लोरोसेंस का फाउंडेशन है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले मॉलिक्यूल एक हाई एनर्जी लाइट एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं होती है,
इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर एनर्जी को हीट के फॉर्म में लूज करता है और जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो लाइट इमिट करता है। लेकिन क्योंकि बीच में एनर्जी लॉस हो चुकी है, इसलिए इमिटेड लाइट की वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा होती है और यही इसका गोल्डन रूल है याद करने का। और इसी डिफरेंस को बोलते हैं स्टॉक शिफ्ट। सिंपल डेफिनेशन याद रखना, एक्साइटेशन वेवलेंथ और इमिटेशन वेवलेंथ के बीच का डिफरेंस स्टॉक से शिफ्ट होता है। हर फ्लोरोसेंस क्वेश्चन में ये टर्म ज़रूर आता है। अब बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लोरोफोर कौन है? प्रोटीन के अंदर 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, फिर यही अमीनो एसिड्स। लेकिन फ्लोरोसेंस के केस में ऑलमोस्ट हमेशा आंसर होगा ट्रिप्टोफैन, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोरोसेंस इसी की होती है। इसलिए अगर प्रोटीन में ट्रिप्टोफैन है तो साइंटिस्ट सबसे पहले उसे ही मॉनिटर करता है। अब आता है CSIR का फेवरेट एप्लीकेशन, प्रोटीन फोल्डिंग। सपोज प्रोटीन परफेक्टली फोल्डेड है, ट्रिप्टोफैन प्रोटीन के अंदर और हाइड्रोफोबिक कोर में छुपा हुआ है, यहाँ वाटर नहीं पहुँच पाता। इस कंडीशन में इमिशन पीक आती है अराउंड 330 नैनोमीटर। अब मान लो तुमने प्रोटीन में यूरिया डाल दिया, प्रोटीन अनफोल्ड होने लगा, अब ट्रिप्टोफैन बाहर आ गया और डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में भी आ गया। अब इमिशन पिक शिफ्ट हो जाती है अराउंड 350 नैनोमीटर और ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, मतलब वेवलेंथ बढ़ गई 330 से 350। इसका सिंपल मीनिंग है प्रोटीन अनफोल्ड हो गया। अगर वेवलेंथ कम डायरेक्शन में शिफ्ट होती है तो उसे बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। लेकिन प्रोटीन फोल्डिंग वाले क्वेश्चन में जनरली याद रखना, फोल्डेड प्रोटीन 330 नैनोमीटर और अनफोल्डेड प्रोटीन 350 नैनोमीटर। इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ भी है। सपोज साइंटिस्ट एक न्यू म्यूटेशन स्टडी कर रहा है। म्यूटेशन के बाद प्रोटीन स्टेबल है या अनस्टेबल, क्रिस्टल बनाना मुश्किल हो जाता है। CD स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरोसेंस और भी फास्ट आंसर देता है। इमिशन पीक देखो, 330 पे प्रोटीन फोल्डेड, 350 पे प्रोटीन अनफोल्डेड। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोरोसेंस बहुत सेंसिटिव टेक्निक है, बहुत कम कंसेंट्रेशन में भी मॉलिक्यूल डिटेक्ट कर सकती है। इसी वजह से रिसर्च लैब में फ्लोरोसेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। DNA प्रोब्स, प्रोटीन लोकलाइजेशन, सेल इमेजिंग, ड्रग बाइंडिंग, हर जगह फ्लोरोसेंस मिल जाएगा। CSIR का जो माइंडसेट है, PYQs इससे जो क्वेश्चन बने हैं, उसका एक क्वेश्चन है, प्रोटीन अगर डिनेचर हुआ तो इमिशन वेवलेंथ किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी? हायर वेवलेंथ, क्योंकि इसमें रेड शिफ्ट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, इंट्रिंसिक प्रोटीन फ्लोरोसेंस किस अमीनो एसिड की वजह से होता है? इसका आंसर है ट्रिप्टोफैन। स्टॉक शिफ्ट क्या है? तो ये है एक्साइटेशन और इमिशन वेवलेंथ का डिफरेंस। इतना सब याद करके रखना, क्योंकि CSIR यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के सबसे हाई यील्ड टॉपिक पर, FRET यानी फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि एक बार समझ आ गया तो कभी भी नहीं भूलोगे। और ये वाला कॉन्सेप्ट तो CSIR को भी बहुत पसंद है। सबसे पहले इमेजिन करो, मान लो 2 फ्रेंड्स हैं, एक के पास एनर्जी है और दूसरे के पास नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज खड़े हैं तो पहला फ्रेंड अपनी एनर्जी डायरेक्टली दूसरे को दे सकता है, लेकिन अगर दोनों बहुत दूर खड़े हैं तो ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। बस यही है FRET। इसे हम फ्रेट बोलेंगे। फ्रेट में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक डोनर फ्लोरोफोर और दूसरा एक्सेप्टर फ्लोरोफोर। सबसे पहले डोनर लाइट एब्जॉर्ब करता है। नॉर्मल फ्लोरोसेंस में डोनर खुद लाइट इमिट करता है, लेकिन अगर एक्सेप्टर बहुत पास है तो डोनर अपनी एनर्जी एक्सेप्टर को ट्रांसफ़र कर देता है और फिर एक्सेप्टर फ्लोरोसेंस शो करता है। यानी डोनर खुद ग्लो नहीं करता, एक्सेप्टर ग्लो करता है। यही फ्रेट का बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कितना पास में? यही फ्रेट की जान है। फ्रेट तभी पॉसिबल है जब डोनर और एक्सेप्टर के बीच डिस्टेंस 1 से 10 नैनोमीटर का हो, और अगर एमस्ट्रॉन्ग में याद करना हो तो 100 एमस्ट्रॉन्ग से 10 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में। इसी वजह से फ्रेट को मॉलिक्यूलर रूलर भी बोला जाता है, क्योंकि ये नैनोमीटर लेवल पर डिस्टेंस मेजर करता है। अब आता है एक फार्मूला, फ्रेट इफ़िशियंसी डिस्टेंस के 6th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब क्या होगा?
डिस्टेंस थोड़ा सा भी बढ़ा, इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। इसीलिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज डोनर और एक्सेप्टर के बीच डिस्टेंस डबल हो गया, सिर्फ 2 टाइम्स। क्या इफ़िशियंसी आधी होगी? नहीं। यही स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। फॉर्मूला में r की पावर 6 है तो 2 की पावर 6 मतलब 64। इफ़िशियंसी 64 टाइम्स कम होगी। और ये एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, एग्ज़ाम में बार बार आता है। लेकिन सिर्फ डिस्टेंस इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक और कंडीशन भी है। डोनर की इमिशन स्पेक्ट्रम और एक्सेप्टर की एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम ओवरलैप होनी चाहिए। अगर ओवरलैप ही नहीं हुआ तो एनर्जी ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। इसलिए फ्रेड पेयर चूज़ करते वक्त साइंटिस्ट पहले स्पेक्ट्रल ओवरलैप चेक करते हैं। अब इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। मान लो अगर तुम देखना चाहो 2 प्रोटीन सेल के अंदर इंटरेक्ट करते हैं या नहीं। प्रोटीन ए पर डोनर फ्लोरोफोर लगा दो और बी पर एक्सेप्टर फ्लोरोफोर। अब अगर दोनों प्रोटीन्स इंटरेक्ट करेंगे तो दोनों क्लोज आ जाएंगे और फ्रेड सिग्नल मिल जाएगा। अगर इंटरेक्शन ही नहीं हुआ तो डोनर और एक्सेप्टर दूर रहेंगे और फ्रेड भी नहीं होगा। बस इतना ही सिंपल है। और इसी वजह से प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, ड्रग बाइंडिंग, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, लाइव सेल इमेजिंग, सब जगह फ्रेड यूज़ होता है। रिसर्च पेपर्स में तुम इसे बहुत बार देखोगे। अब एक सिंपल सा CSR ट्रिक है। अगर फ्रेड इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब है डिस्टेंस कम हुई, और अगर फ्रेड डिक्रीज हुआ इसका मतलब है डिस्टेंस बढ़ गई। डोनर और एक्सेप्टर के बीच डिस्टेंस डबल हो गई, यानी कि इफ़िशियंसी 64 टाइम्स कम हो गई। बिना कैलकुलेशन के भी ये याद होना चाहिए। एंड फाइनली, स्पेक्ट्रोस्कोपी को कभी भी फॉर्मूला का चैप्टर मत ही समझना। हर टेक्निक एक क्वेश्चन का आंसर देती है। कितना प्रोटीन है तो UV विजिबल, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है तो CD स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटीन फोल्ड हुआ है या नहीं तो फ्लोरोसेंस, 2 मॉलिक्यूल कितने पास है तो फ्रेड। बस ये लॉजिक क्लियर हो गया तो चाहे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा भी आए, एप्लीकेशन बेस्ड आए या कुछ भी, तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। और इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बायो एनर्जी एंड थर्मोडाइनमिक्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।